अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है लॉ गेट के एस्पिरेंट्स के लिए। कल हमने आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक। आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए कि आखिर ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है क्या। वैसे अगर देखा जाए तो लॉ गेट के सिलेबस में ये नहीं है कि डेफिनेशन ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अब जो इसकी डेफिनेशन है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन की, वो है अ कम्युनिकेशन which is protected from force disclosure। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसको फोर्स डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब कि फोर्सली अगर किसी को कहा जाए कि आप ये बताएं कि आप दोनों के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई, उसको हम कहते हैं फोर्स डिस्क्लोजर। फॉर एग्जांपल, आप मैरिड हैं, ठीक है। अब आपके और आपकी वाइफ के दरमियान जो भी कम्युनिकेशंस होती है वो सब की सब क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। जैसे कि इमरान खान का मसला आया कि इमरान खान की जो वाइफ थी रेहाम खान, उससे जब उसकी तलाक हुई तो उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब उसकी बुक के अंदर उसने कुछ ऐसी बातें लिखी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी थी, ठीक है। ये मैं आगे चल के आर्टिकल के अंदर डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो क्या हुआ कि उसकी लिखी गई कोई भी बात उसको यूज़ नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर दोनों का मुकदमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो और वो उस मुकदमे से कंसर्न्ड हो, जैसे कि फैमिली मैटर्स होते हैं, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन यूज़ की जा सकती है। वो फिर जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर काउंट नहीं होगी। अब आर्टिकल 4 को ओपन करें। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है कि नो जज और मैजिस्ट्रेट शल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द अदर कोर्ट, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट या फिर सम कोर्ट। अब देखें, ये जो जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनकी कम्युनिकेशन क्या है? प्रोटेक्टेड है। कह रहा है कि नो जज और मैजिस्ट्रेट शल एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या है? ये भी मैंडेटरी है, प्रोविजन है। क्या है ये? शल के साथ वर्ड है, तो ये मैंडेटरी है। अब जहाँ जहाँ शल है, जहाँ जहाँ मे है, वहाँ आपने हाईलाइट कर लेना है, ताकि जब आप उसकी रिवीजन कर रहे हो तो आपको जहन में हो कि किस आर्टिकल के अंदर मे लिखा है, किस आर्टिकल के अंदर शल लिखा है। शल अपॉन ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उससे हायर अथॉरिटी, जैसे कि जज है, अब इससे हायर अथॉरिटी कौन सी है? एडिशनल सेशंस जज या फिर जो है सेशंस जज। वो अगर उससे पूछे कि आपने इसको किस तरीके से सज़ा सुनाई या आपने इसको किस तरीके से ये कहा, तो फिर ये जो जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको जवाब दें या फिर उसको जवाब देने के पाबंद हैं। लेकिन कोई और उनसे जवाब लेने का पाबंद नहीं है या फिर किसी और को जवाब देने के कायल नहीं है। इन सिंपल मैनर, फिर आगे कह रहा है टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर। ये जो वर्ड है ना, इस आर्टिकल का मेन वर्ड है जो आपने याद रखना है। क्या वर्ड है? कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पर वो ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर एनी आएगा या फिर जो है सम क्वेश्चन आएगा या फिर कोई और वर्ड। तो क्या है? एनी क्वेश्चन, मतलब कोई भी सवाल। एज टू हिम ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट और एज टू एनीथिंग which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined other matters which occurred in his presence, he was so acting। मतलब अगर उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ तो चलो ठीक है, वो बता सकता है। लेकिन
उसने क्या कम्युनिकेशन की, किस तरीके से किसी को सज़ा सुनाई। आप ये नहीं कह सकते कि जज साहब आपने इसको किस तरीके से, मेरे भाई को या मेरे जो भी रिलेटिव हैं उसको सज़ा किस तरीके से सुनाई। आप उससे जवाब नहीं पूछ सकते, लेकिन उससे जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो उनसे जवाब पूछ भी सकती है और वो उनको जवाब देने का पाबंद भी है। अब ये जो आर्टिकल था ये किस पर एप्लीकेबल था? आर्टिकल 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स पर। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन क्या होती है? इलस्ट्रेशन जब आप देखते हैं कि लॉ गेट के टेस्ट के अंदर जो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और ये देख के हमारा जो है जहन काम करना छोड़ देता है कि अब इस स्टेटमेंट का किस तरीके से जवाब दिया जाए। जब आपको आर्टिकल क्लियर होगा, जब आपको इलस्ट्रेशन क्लियर होगी, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको जवाब भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट अ डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी। अब इसको थोड़ा गौर से समझें, क्या कह रहा है? बाय बी द मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस एज टू हिज एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या रहा है? कह रहा है कि ए का ट्रायल हुआ, किसके पास ट्रायल चला? बी के पास। बी क्या है? बी एक मजिस्ट्रेट है। और ए जो है मिस्टर बी यानी कि जज साहब को ये कहता है कि आपने सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से मेरा ट्रायल नहीं चलाया। तो बी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ए के सवालों के जवाब दे, एक्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्शन। जब तक उससे कोई हायर अथॉरिटी या फिर सबऑर्डिनेट टू हिम, मतलब कि जिसके वो मातहत है, वो सवाल ना कर ले। अगर वो सवाल करता है तो वो उसको जवाब देने का पाबंद है। उसके बाद फिर जो है बी क्या कहता है? ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी अ मजिस्ट्रेट। मतलब यहाँ पर बी क्या है? एक मजिस्ट्रेट है। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड, मतलब कि बी से नहीं पूछा जा सकता कि भाई ए ने क्या कहा, सही कहा, गलत कहा, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। यहाँ भी वही बात आ गई। मतलब इलस्ट्रेशन क्या है? अब एक एक इलस्ट्रेशन भी आपको क्लियर होगी। सही है। लास्ट टाइम मैंने जो है एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने एक एक इलस्ट्रेशन क्लियर करवाई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इलस्ट्रेशंस पर था। अगर वो लेक्चर सुनते हैं तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इलस्ट्रेशन अब एक एक इलस्ट्रेशन का अलग से नहीं हो बल्कि आर्टिकल वाइज इलस्ट्रेशन समझाए। उसके बाद आर्टिकल 5 कहता है कि कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशंस अब ये आर्टिकल वही है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी हस्बैंड एंड वाइफ की। कह रहा है कि नो पर्सन मतलब कोई भी शख्स, हु इज़ और हु हैज़ बीन मैरिड। अब इसके लिए आपने एक एक वर्ड को देखना है, समझना है। हु हैज़ बीन मैरिड शल बी कंपेल्ड, मतलब कि हु इज़ का मतलब क्या है? जो शादी में हो, मतलब अभी तक उनका रिलेशन कायम हो। और हु हैज़ बीन मैरिड मतलब शादी कर चुका हो, फिर उसकी शादी टूट गई हो। कंपेल टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम, मतलब उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपके दरमियान, आपकी वाइफ के दरमियान कौन सी कम्युनिकेशंस हुई। ठीक है। मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान। बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents except। फिर आ गया एक्सेप्शन। मतलब पहले तो आपको प्रोविजो समझ में आ गई, फिर उसकी एक्सेप्शन भी आ गई। अब एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन, मतलब कि उन दोनों के दरमियान ही कोई मुकदमा हो। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कौन से मुकदमे होते हैं? मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस, या मिसाल के तौर पे जो है नानो नफ़के के जो मेंटेनेंस होती है, ठीक है। उसके अलावा होती है आपकी डाइवोर्स, खुला, या चाइल्ड की कस्टडी, ठीक है। गार्डियन वार्ड्स के जो मेथड्स होते हैं। और प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, मतलब कि ये जो है, अब ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल अगर देखा जाए तो अगेंस्ट इस्लाम है। अब आप कहेंगे सर अगेंस्ट इस्लाम कैसे है? अगेंस्ट इस्लाम इस वजह से है, कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाही दो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप, चाहे वो तुम्हारे अहल व अयाल के ख़िलाफ़। अब अगर कोई शख्स जुर्म करे या जुर्म करने जा रहा हो, आप जाके जो है किसी की प्लानिंग करते हैं किसी का मर्डर करने की, और आपकी वाइफ को पता है कि ये आज या कल जो है किसी का मर्डर कर देगा, किसी के घर में डकैती कर देगा, तो वो अगर इस चीज़ से प्रिविलेज उसको हासिल है, वो दे भी तो वो कहीं काउंट नहीं होगी। ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या है? इस्लाम के अगेंस्ट है। वैसे अगर देखा जाए तो इस कानून शहादत ऑर्डर का जो बेसिक पर्पस है वो क्या था? वो था कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कन्वर्ट कर देना
कन्वर्ट किया था 1984 में, उसका बेसिक पर्पस क्या था, ताकि इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना पर अमल किया जाए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट ड्रॉ करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट और कानून शहादत ऑर्डर से, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है आर्टिकल 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये आपने बात याद रखनी है, अफेयर्स ऑफ स्टेट क्या कह रहा है, कह रहा है नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिप्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेशन टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब कह रहा है कि किसी को भी जो है कोई भी शख्स परमिटेड नहीं है, कोई भी शख्स परमिटेड नहीं है कि वो किसी भी किस्म का एविडेंस दे जो एविडेंस अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड हो। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल आप जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अब आपके इदारे में कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे राज होंगे कि जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इदारे वालों को ही पता होंगे। अब वो एक अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड से मुराद के हर शख्स की उस तक रसाई नहीं है, लेकिन आपकी रसाई इस वजह से है क्योंकि आप वहाँ पर काम करते हैं। तो फिर क्या, फिर आप जो है उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। सही है। उसके बाद एक्सेप्ट विथ द परमिशन ऑफ द ऑफिसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न एंड हु शैल गिव विथ होल्ड द परमिशन एज टू थिंग्स फिट। मतलब कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं जब तक आप अपने सुपीरियर अथॉरिटी की परमिशन ना ले लें। अगर आपने अपने सुपीरियर अथॉरिटी की परमिशन ले ली तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन नो पब्लिक। अब इसके अंदर कौन सा वर्ड आ गया, नो पब्लिक। इससे प्रीवियस क्या था, नो पर्सन। उससे प्रीवियस क्या था, नो वन, या नो वन था या नो पर्सन था। आर्टिकल 5 के अंदर क्या था, नो पर्सन। आर्टिकल 5 के अंदर भी नो पर्सन था, आर्टिकल 6 के अंदर भी नो पर्सन था। यहाँ पर क्या है, नो पब्लिक। ठीक है, अब वो ऐसे भी आपको जो है सवाल पूछ सकता है, नो पब्लिक ऑफिसर शल बी कंपेल्ड। मतलब आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जिसको हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, वो सब के सब क्या है, मैंडेटरी हैं। टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र फ्रॉम बाय द डिस्क्लोजर। मतलब कहने का क्या है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती क्या है, आपके और आपके सुपीरियर अथॉरिटी के दरमियान कोई भी जो है गुफ्तगू हुई या कोई भी कम्युनिकेशन हुई जो कि ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में है। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस हम किसको कहते हैं, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस यानी कि ऐसे राज जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को ही पता हो, उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते तब तक जब तक उससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है सफ़र ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट से मुराद आवाम को नुकसान ना पहुँच रहा हो। अगर आप ये कहते हैं कि इससे आवाम को नुकसान पहुँच रहा है तो फिर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि नो मजिस्ट्रेट। अब इसके अंदर आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, एक नो मजिस्ट्रेट, उसके बाद पुलिस ऑफिसर, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर। कौन कौन से वर्ड्स आ गए, मजिस्ट्रेट आ गया, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर आ गया, और तीसरा आ गया आपका पुलिस ऑफिसर आ गया। No magistrate police officer shall be compelled to say whence he got any information, whence he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got in any information। मतलब यहाँ भी any का वर्ड भी है और ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, he got any information as to the commission of any offence against the public revenue। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी शख्स ये बताएगा, इत्ला देगा पुलिस को कि किसने जुर्म किया, तो उसका नाम सिग़ाए राज में रखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी मौजूदगी में किसी शख्स का मर्डर हो गया और आप जाके जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जब भी पुलिस आती है इलाके के अंदर, पूछती है कि भाई आपको कुछ पता है, आप कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन आप डरते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे भी मार देगा। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट,
इन तीनों के सामने अगर आप गवाही देते हैं, इन तीनों के सामने अगर आप जो है कम्युनिकेशन वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि आपको इस चीज़ का इल्म है, आपकी मौजूदगी में ये सब हुआ है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन क्या है, प्रिविलेज्ड है। उस आपका नाम क्या होगा, आपका नाम सिग़ा राज़ में रखा जाएगा। जैसे अक्सर आपने गैस के बिल्स के पीछे देखा होगा कि जो भी बिजली गैस के बिल की गैस के चोरी की इत्तला देगा तो उसका नाम सिग़ा राज़ में रखा जाएगा। तो वो भी आर्टिकल इसी के अंदर फ़ॉल करता है। अब रेवेन्यू का क्वेश्चन आया कि सर रेवेन्यू के अंदर ऐसा क्यों होगा? रेवेन्यू के अंदर ज़मीनी मामलात होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किसी और की होती है, कब्ज़ा कोई और करके बैठ जाता है। तो फिर ये आर्टिकल वहाँ भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, 12 ये 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल आ सकता है। मतलब आपने ये समझना है कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें से 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। अब आर्टिकल 9 और आर्टिकल आप खोलें आर्टिकल 12, इन दोनों में स्टार्टिंग वर्ड में डिफरेंस देखें क्या है। आर्टिकल 9 स्टार्ट होता है नो एडवोकेट और आर्टिकल 11 कहाँ से स्टार्ट होता है? नो वन से। आर्टिकल 9 कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। एनी एक मिनट, हाँ एक मिनट। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि नो एडवोकेट, जी वही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसकी हो? कह रहा है कि नो एडवोकेट शल एट एनी टाइम बी परमिटेड, मतलब उसको इजाज़त हरगिज़ नहीं है, अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, मतलब क्लाइंट अगर एक्सप्रेसली बता दे कि अब हाँ मेरी इजाज़त है तो आप दे सकते हैं। मतलब ये इसकी क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ सच पर्पस फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट बाय और एनी बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट contents of the condition of any document with which he has become acquainted course and for the purpose of professional employment। मतलब कि आपने एक वकील हायर किया और आप वकील को ये बता देते हैं कि मैंने जुर्म किया है, मैंने चोरी की है, या मैंने क्या किया है, मैंने मर्डर किया है, लेकिन शर्त ये है कि आप कर चुके हों फिर उसके पास आएँ। सही है, इसके लिए शर्त क्या है कि आप वो जुर्म कर चुके हों फिर आप उसके पास आ चुके हैं। तो फिर क्या होगा, फिर किसी भी एडवोकेट को इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो कोर्ट में ये बता दे कि मेरा क्लाइंट मुजरिम है। अगर वो बताता भी है तो फिर क्या होगा, फिर उसकी गवाही काबिल कबूल कोर्ट के अंदर नहीं है। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है? इसके एक्सेप्शन आगे पढ़ें क्या कह रहा है कि अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, अगर उसका क्लाइंट क्या करे, एक्सप्रेसली वजाहतन ये कह दे कि हाँ भाई अब आप मेरे खिलाफ जो मुकदमा करना चाहें तो कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर उसको उसकी प्रिविलेज ख़त्म हो गई। अब उसके आगे फिर फर्दर प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस आर्टिकल। अब इसके अंदर फिर क्या कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं अपने वकील को कि मैं 2-4 दिन बाद एक मर्डर करने जा रहा हूँ। इसको ज़रा पढ़ें क्या कह रहा है, मैं 2-4 दिन बाद किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ, मैं परसों जो है एक चोरी करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे बचा लीजिएगा। अब क्या है, ये आर्टिकल इन फर्दरेंस ऑफ एनी क्राइम है, तो वहाँ पर ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। इन इफेक्ट एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट showing at any crime fraud has been committed since the commencement of his employment, intention of such advocate was or was not directed fact behalf of his client। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी यही है कि या तो वो फ्रॉड हो या तो फिर वो क्राइम हो, तो वहाँ पर भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो फर्दरेंस ऑफ एनी क्राइम, तो वहाँ पर वो आपका जो एडवोकेट है वो जाके पुलिस को या किसी को इत्तला दे सकता है कि ये शख्स एक जुर्म करने जा रहा है, तो इसको रोक लिया जाए। इसकी जो है इलस्ट्रेशन पढ़ें, इलस्ट्रेशन काम की है। इलस्ट्रेशन क्या कहती है, अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट। अब यहाँ पर बी क्या है, बी एक वकील है। आई विश टू obtain possession of property by use of forged deed on which I request you to sue। अब ये जो इलस्ट्रेशन है ये प्रीवियस लॉ गेट के अंदर आ चुकी है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि मिस्टर अली के ख़िलाफ़ मैं जो है एक मुकदमा करने जा रहा हूँ और मैं एक फ़र्ज़ी डीड के ज़रिए से उससे जो प्रॉपर्टी है वो हथियाना चाहता हूँ, मतलब पोजेसन उससे हासिल करना चाहता हूँ। तो आप जो है क्या करें, आप मेरी मदद कीजिएगा इसमें। किस चीज़ की मदद? आई रिक्वेस्ट यू टू सू। मेरे पास फोर्ज डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ऐसे जाली डॉक्यूमेंट हैं जिससे मैं चाहता हूँ कि आप उसके ख़िलाफ़ क्या करें, झूठा मुकदमा करें। तो यहाँ पर ये आर्टिकल मतलब प्रिविलेज कम्युनिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोजेसन लेने जा रहा है। सही है। उसके बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 9 अप्लाइज टू
क्लर्क्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9, जो अब हमने आर्टिकल 9 डिस्कस किया था, वो आर्टिकल 9 कहाँ पर एप्लीकेबल है? शल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स। मिसाल के तौर पे जो जूनियर्स होते हैं, जो वहाँ पर मुंशी वगैरह होते हैं, एडवोकेट के जो मुंशी होते हैं, जाहिर सी बात है ऑफिस के अंदर अगर कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट को कुछ बता रहा है तो वो भी सुन रहे होंगे, तो यही चीज़ वहाँ उन पर भी एप्लीकेबल है। सही है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 11 कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 11? प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस इफ़ एनी पार्टी टू द सूट गिव्स एविडेंस इन हिज ओन इंस्टांस। मतलब अगर कोई पार्टी टू द सूट, अब ये पार्टी टू द सूट क्या होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, इन दोनों को पार्टीज टू द सूट कहा जाता है। ऑन इंस्टांस, अपने ही इंस्टांस पर क्या करें? शल नॉट बी डीम टू हैव कॉन्टेस्टेड, मतलब उन्होंने कॉन्टेस्टेड नहीं किया आर्टिकल 9 को। एनी पार्टी टू द सूट प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच एडवोकेट एज अ विटनेस, तो वहाँ पर अगर किसी एडवोकेट को विटनेस पर बुलाया जाए, ही शल बी डीम टू हैव कॉन्टेस्टेड सच डिस्क्लोजर, मतलब उसको समझा जाएगा कि उसने जो है आर्टिकल 9 की क्या लिए? एक्सेप्शन। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब होता कुछ इस तरीके से कि आपका वकील जो है वो, उसको आपने फ़ीस नहीं दी और वो कहता है अब मैं तुम्हारे खिलाफ इसी मुकदमे में जो है गवाही दूंगा। क्या दूंगा? गवाही दूंगा। अब होता ये है कि आपके जो अपोजिट पार्टी है उससे वो मिल जाता है और वो क्या कहता है मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगा कि इसने झूठा मुकदमा किया है, और वहाँ पर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो वकील आता है और एज अ विटनेस अपीयर हो जाता है। अब आपने एक्सप्रेस कॉन्सेंट दी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर आकर वो जो है क्या करे, वो गवाही देना शुरू कर दे, तो उसको ये समझा जाएगा कि वो कम्युनिकेशन क्या थी? प्रोटेक्टेड थी फ्रॉम द फोर्स डिस्क्लोजर। सही है, लेकिन यहाँ से सवाल आता नहीं है वैसे। आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइज़र। आर्टिकल 12 भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र कौन होता है? वकील। सही है। नो वन, अब उसके अंदर क्या था? आर्टिकल 9 के अंदर वर्ड था नो एडवोकेट, मतलब वो किस पर एप्लीकेबल था? आर्टिकल 9 एडवोकेट्स पर एप्लीकेबल था। आर्टिकल 12 किस पर एप्लीकेबल है? नो वन, पब्लिक पर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लाइंट्स पर एप्लीकेबल है। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स और जुरिसडिक्शन एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन हिम और हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइज़र। मतलब आपके और आपके वकील के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई उसको आप भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। किस तरीके से? अनलेस ही ऑफर्स himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may be appear to the court necessary to known in order to explain any evidence which he has given but not others। मतलब कि अब इसकी भी एक्सेप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसकी एक्सेप्शन इसके अंदर यूँ मौजूद है कि फॉर एग्जांपल कि अगर उसको बुलाया जाए कि आप यहाँ पर गवाही दें तो वो गवाही दे सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जर्नली आप जो है अपने वकील के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे आपको आपका वकील कह दे कि आप जो है क्या करें, आप ये जुर्म कर लें, फिर कोर्ट को मैं देख लूँगा, ऐसा भी कहते हैं ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको, अब ये जो वकील कह रहा है आपको कि मैं देख लूँगा, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रोटेक्टेड कौन सी कम्युनिकेशन होगी? प्रोटेक्टेड वो कम्युनिकेशन होगी जो आपने जुर्म किया और आपको वकील मशवरा दे रहा है कि अब हम इसका ये हल करते हैं कि आपको इस तरीके से हम बेनिफिट ऑफ डाउट पर बचा लेंगे। सही है। उसके बाद आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस। प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अब ये जो है किस पर एप्लीकेबल है? ये आर्टिकल किस पर एप्लीकेबल है? वर्ड क्या है यहाँ पर? विटनेसेस पर। कह रहा है कि नो विटनेस, अब वर्ड ही कहाँ से शुरू हुआ? नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी, यहाँ पर ऑफ आना चाहिए था, टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट
इन virtue of his holds any property as pledge, mortgagee और any document। अब इसका आर्टिकल का करक्स क्या है? इस आर्टिकल का करक्स ये है कि मिसाल के तौर पे कोई भी विटनेस आता है गवाही देना, उस विटनेस का काम क्या, अदालत के अंदर गवाही देना। उसका काम है कि वो आए, विटनेस बॉक्स में गवाही दे और चला जाए। उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने टाइटल डीड यानी कि आप अपनी जगह के डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। भाई जब वो आया ही अदालत के अंदर क्या है, विटनेस आता ही क्यों है? गवाही देने। तो उसको अदालत ये नहीं कह सकती, कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आप क्या लेके आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, अपने जो है मॉर्गेज के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, जो प्लेज की हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अदर पर्सन हैविंग इन पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन ऑफ documents which another person having possession and refuse to produce। इसका क्या मतलब है? इस आर्टिकल को जब आप थोड़ा गौर व फिक्र से पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अदालत आपको सिविल केसेस के अंदर ये कहे कि आप नेक्स्ट हेयरिंग के अंदर क्या कीजिएगा, आप नेक्स्ट हेयरिंग के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। सही है। अब जाहिर सी बात है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं? एडवर्स पार्टी के पास हैं, या आपके भाई के पास हैं, या आपकी किसी सिस्टर के पास हैं, और वो आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर रिफ्यूज़ टू आंसर कर दे। क्या कर दे? यहाँ पर वर्ड क्या है? रिफ्यूज़ टू आंसर या रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस कर दे। रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस कर दे तो फिर क्या होगा? फिर आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप वो डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन विच एनी अदर person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person contested to their production। मतलब कि एडवर्स पार्टी के पास डॉक्यूमेंट है और वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आप, जाहिर सी बात है, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर लेकर आएँ। अब अगर हम इसको थोड़ा ओवरव्यू लें आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक, तो आप गौर व फिक्र करें। आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक तकरीबन आर्टिकल्स के अंदर वर्ड क्या यूज़ हुआ है? शल। मतलब ये सारे के सारे आर्टिकल क्या हैं? मैंडेटरी इन नेचर हैं। मैंडेटरी इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अदालत की डिस्क्रेशन नहीं है, अदालत की स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं है, मैंडेटरी इन नेचर है। और उसके साथ फिर फर्दर उसी आर्टिकल के अंदर उसकी एक्सेप्शन भी बता दी गई है। एक्सेप्शन क्या होती है? उर्दू के अंदर कहते हैं कानूनी मुस्तस्नियात, यानी कि रियायत। सही है। पहले कानून क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक शख्स ने मर्डर किया है, अब इसको अदालत से किस तरीके से बचाया जाएगा? तो एक बहुत ही लॉ की विजडम है, वो ये कहती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज़ टू द अक्यूज्ड। सही है। मिसाल के तौर पे अगर विटनेस आया, विटनेस से ये पूछा गया कि आप ये बताएं, लास्ट टाइम एक केस था उसके अंदर मैं अपियर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया, सिंधी था वो, उससे ये पूछा गया कि आप ये बताएं इसने मर्डर किया है, जो बुलेट थी उसके शेल का जो कलर था वो कौन सा था? अब उसको ये नहीं पता था कि ऑरेंज और रेड में फ़र्क है, क्योंकि वो इंटीरियर से था तो उसने कहा रेड था, जबकि शेल का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। सही है। सिर्फ इस पॉइंट पे बेनिफिट ऑफ डाउट पे उसको एक्विट कर दिया गया, अक्यूज़ को, मतलब उसको रिहा कर दिया गया। और फिर उस जजमेंट पे लिखा गया होता है कि अक्यूज़ इज़ एक्विटेड ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब कि अगर दोबारा आगे चल के अगर प्रोसीडिंग हो तो उसको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर क्या है? इस आर्टिकल के अंदर रियायत भी बताई गई इन आर्टिकल्स के अंदर। सही है। और स्ट्रिक्टनेस भी बताई गई। और ये सारे के सारे कम्युनिकेशंस क्या हैं? प्रिविलेज कम्युनिकेशन का नाम भी याद रख लें, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन का नाम भी याद रख लें। सही है। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 से ऑनवर्ड चलेंगे, जो क्या है? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन यानी कि ऐसा सवाल, ऐसे सवाल का ऐसा जवाब जो गवाह को मुजरिम बना दे। सही है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आर्टिकल 15 से लेके आर्टिकल 25 तक आपने घर से पढ़ के आना है। सही है। अब अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ भी नहीं आया तो पूछ लें।